नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना संक्रमण एक ऐसी आंधी है जिसने छोटी मोटी झोपड़ियों को नहीं, बड़ी बड़ी महलों को भी हिला दिया है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी पूरे देश से, पूरी दुनिया से कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कई सारी कहानियां इसके पीछे पनपी, बड़े बड़े लोग भी परेशान हुए, छोटे मोटे लोगों की तो बातें ही छोड़ दीजिए। इसी विषय में आज चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं और इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आज कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात कोरोना की है। आपकी बात कई लोगों से होती रहती है, जाने माने लोग भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं। तो कुछ कहानियां आप हमें भी बता रहे थे ऑफ कैमरा, तो मैं चाहूँगी कि हम उन कहानियों को दर्शकों के सामने शेयर करें कि कितनी ज़्यादा परेशानी है और कोरोना ने किस हद तक किन्हें किन्हें डरा दिया। देखिए गरिमा, आपने सही कहा। पीड़ा और परेशानी, भय और खौफ, जिंदगी और मौत। बात हम पटना की ही करेंगे या अपने जानने वालों की करेंगे, जिनसे मैं लंबे अरसे के बाद मिला। कुछ लोगों से मिला हूँ, कुछ लोगों से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। देखिए, पटना में मौतें तो काफ़ी हुई, आपको भी पता है जी। लेकिन जिन दो मौतों ने लोगों को डराया, दो डेथ, वो मौत थी। पहली मौत ओपी शाह की और दूसरी मौत डॉक्टर प्रभात कुमार की। इसकी वजह ये रही कि दोनों ही सब कुछ से संपन्न थे। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें इलाज नहीं मिला, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें कोरोना के बारे में जानकारी नहीं थी। पहले ओपी शाह चले गए, जिन्होंने 2020 में आपने देखा था कि पटना सिटी के 20,000 परिवारों का ख्याल रखा था। और कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में जब वे आए तो लंबे समय तक जिंदगी की जद्दोजहद में फंसे रहे और आखिर में मौत मिली। तो ओपी शाह की मौत ने लोगों को तोड़ दिया कि जब ये भी नहीं बच सकते हैं, कमी किसी बात की थी नहीं, तो दूसरा कोई कैसे बचेगा। और वैसा जिसे इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, जिसे हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल पा रहा है। इससे भी अधिक लोग खौफजदा हुए डॉक्टर प्रभात कुमार की मौत से। डॉक्टर प्रभात कुमार बिहार के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट, सब कुछ जानते थे, अपना हॉस्पिटल, लेकिन वे भी कोरोना की चपेट में आ गए। उनके साथ दया भी थी, दुआ भी थी, संपन्नता भी थी। जो मेडिकल साइंस है उसकी जानकारी भी थी, डॉक्टरों की जमात भी थी, लेकिन आपने देखा उन्हें भी नहीं बचाया जा सका। पटना से लेकर हैदराबाद तक। और उन्होंने शायद वैक्सीन भी ले ली थी। वैक्सीन तो पहली वैक्सीन ओपी शाह ने भी ले ली थी, इन्होंने तो दोनों वैक्सीन ली थी, डॉक्टर प्रभात ने। अब ये बात चलती रही कि डॉक्टर प्रभात को कोरोना पकड़ा कहाँ से। तो देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में भी वे अपने अस्पताल में बैठ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हृदय रोग के बीमार होते हैं उनके लिए भी इमरजेंसी होनी चाहिए। जो उनका अस्पताल है मेडिका हट, जिसको मेडिका मगध भी कहते हैं, अब उस पर भी बातें होती रही कि लोग कहते रहे कि देखिए, क्योंकि इस कोरोना की दूसरी लहर में यह चर्चा होती रही कि वेंटिलेटर बहुत ही आवश्यक है, कि जो मेडिका मगध है या मेडिका हट जिसको कहते हैं, वहाँ वेंटिलेटर या वेंटिलेशन की कमी थी और पेशेंट अधिक थे। इसमें कौन कैरियर बनकर आया, क्योंकि इस बार केवल ड्रॉपलेट की बात नहीं रह गई थी, एरोसोल्स की बात रह गई थी। कौन छिप कर चला गया, तो ये खैर, लेकिन कैसे भी, सब कुछ के बाद भी लाखों लोगों की दुआएं थी डॉक्टर प्रभात कुमार के साथ, उन्हें नहीं बचाया जा सका। इसके बाद तो लोग इतना डर गए। मैं भी कई दिनों तक घर से नहीं निकला, आपको पता है, घर से ही काम करता रहा। लेकिन जब मैं निकला और लोगों से बातचीत शुरू की, एक वाक्य आपको बताएं, शहर के बड़े आदमी हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन सब कुछ से संपन्न है और अपनी मेहनत से अपना अंपायर खड़ा किया है, अपना साम्राज्य बनाया है। अकेले हैं, बच्चे भी छोटे हैं,
पत्नी भी हाउसवाइफ हैं। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे काटा आपने दिन। 2020 में कोरोना की चपेट में आ गए थे। उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर भाई क्या कहें कैसे काटा। रोज लगता था कि कल जिंदा नहीं रहेंगे, 2 दिनों में मौत आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मौत सामने दिख रही थी, रोज दिखती थी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। तो फिर ऐसे में जो सबसे अधिक भय समाया रहा कि अभी हम जिंदा हैं, मतलब अपने बारे में उन्होंने कहा, तो मुझे सब पता है कि मैंने किसको क्या दे रखा है, किससे क्या ले रखा है। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं या लेन देन करते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको होती है। आपकी पत्नी को भी पता नहीं होता है, आपके बच्चों को भी पता नहीं होता है। बच्चे तो अभी इस लायक बने ही नहीं होते, वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे ये लगने लगा कि जिस तरीके से डॉक्टर प्रभात नहीं रहे, ओपी शाह नहीं रहे, पता नहीं मेरी ज़िंदगी भी कब सांस बंद हो जाएगी। तो मैं रात को चुपके से बैठकर किसी कॉपी में यह लिखता रहा कि मैंने किसको कितना पैसा दे रखा है, जो बात कोई नहीं जानता था। तो देखिए, आदमी किस त्रासदी में और किस पीड़ा में जीता रहा। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, तजुर्बा है, सब लोग जानते हैं कि मौत के बाद जब मौत हो जाती है तो लेने वाले तो आपके सामने, आपके परिवार के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैंने इन्हें इतना पैसा दे रखा था, ये बकाया है, वो बकाया है। लेकिन देने वाला वो चुपचाप रहे, वो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं पड़ता। उसको लगता है कि अच्छा, ये तो चले गए, इन्होंने जो दे रखा था वो सबका सब मेरा ही हो गया। कोई मुश्किल से कोई देवदूत होगा जो यह स्वीकारता है। तो उन्होंने अब कोरोना की दूसरी लहर के इन दिनों में अपना हिसाब लिखा, क्योंकि बहुत सारे हिसाब ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी आप डिपार्टमेंट्स को भी नहीं देते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है कि मैंने आपको 2 लाख रुपए उधार दे दिए, तो हो सकता है कि मैं किसी और को भी न बताए हो। तो ये हिसाब लिखते रहे और किस मानसिक त्रासदी में ये लिख रहे होंगे, यह आप समझ सकते हैं। तो ये एक पहली कहानी। देखिए, दूसरी कहानी जो देखिए मैंने लेने और देने वाली बात करी। पटना के एक और विवादास्पद ऑटोमोबाइल ट्रेडर रहे, अब तो नहीं है। उनके मामा अजीत निधन हो गया उनका। उनका भी अपना कारोबार था, लेन देन था। और जैसे ही निधन हुआ, मैंने जैसा आपको बताया कि लेने वाले खड़े हो जाते हैं, उन्होंने एक नेताजी से, शायद किसी मछली वाली पार्टी के नेताजी हैं, चंचल चपल हैं, उनसे कुछ रुपए ले रखे थे। तो जैसे ही अजीत की मौत की खबर मिली, अभी श्राद्ध क्रम भी खत्म नहीं हुआ था, परिवार वालों को तो पता ही नहीं कि क्या लेन है क्या देन है। वे उनके घर पहुंच गए और अजीत के पास BMW कार हुआ करती थी, और उस BMW कार को उठा ले आए जबरदस्ती। मतलब अभी श्राद्ध कर्म पूरा भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही, उसके उबरे भी नहीं हो, हाँ, उसके पहले ही जी। और उन्होंने अपना हिसाब बता दिया। कहा जा रहा है कि अभी वे उस गाड़ी से नंबर बदलकर या शायद किसी भी तरीके से चल रहे हैं। परिवार वालों ने केस किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। तीसरी कहानी आपको बताएं। मेरे एक मित्र हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपार हैं कि खर्च करते जाओ, कमी नहीं होने वाली है। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई का पैसा कमाई से ही आता है। तो पिछले साल 1.5 साल में कमाई का क्या हाल रहा है आपको पता है। तो लॉकडाउन पहला, मतलब 2020 में जब शुरू हुआ था, उसके बाद तो सारी स्थिति ही गड़बड़ हो गई। और किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जो दर्शनीय स्थल है। अभी 2 दिनों पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्या कहें ज्ञानेश्वर भाई। मैंने कहा क्या, बहुत संकट है। उनकी एक बेटी मेडिकल में पढ़ रही है, कॉलेज तो बंद ही है, लेकिन अगले सेशन के लिए कॉलेज से 19 लाख रुपए, 19 लाख रुपीज़ का डिमांड आ गया है, और देने को 1 लाख रुपया नहीं है, पैसे हैं ही नहीं। अब सोचिए, 3rd ईयर में है, अब सोचिए यदि 19 लाख रुपया न दें
तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, जितना पहले पढ़ाया है वो सब बेकार चला जाएगा जितना लेकिन अब ये 19 लाख रुपया लाए कहाँ से? धंधा है नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस परेशानी को भी समझिए। और देखिए मौत कैसे करीब आती रही। गरिमा पटना एयरपोर्ट पर एक सीनियर पदाधिकारी हैं एक एयरलाइंस के, उनके घर में साली की बेटी की शादी थी। इसको मतलब कोविड काल में तय किया गया था कि बहुत कम लोग रहेंगे, हालांकि उन्हें शादी टालनी चाहिए थी ससुराल वालों को, लेकिन शादी तय हो गई तो हो गई और ये हुआ कि ठीक है लिमिटेड लोगों में ही शादी कर लेंगे। तो उस शादी में शामिल होने के लिए लोगों का आना प्रारंभ हुआ। तो ये जो एयरपोर्ट वाले पदाधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, इनकी बेटी बेंगलोर में एक्सेंचर में इंजीनियर थी। पिछले ही साल बड़े ही धूमधाम से उन्होंने अपनी बिटिया की शादी की थी। बिटिया को भी बुलाया क्योंकि मौसी की बेटी की शादी थी। अब देखिए पटना में आते ही जब आई थी निगेटिव थी, लेकिन परिवार में लोग मिले जुले, शादी तो भी होनी ही थी। जिस लड़की की शादी होनी थी वह लड़की भी कोरोना की चपेट में आई और मौत को प्राप्त कर गई। जिसकी शादी होनी थी, जिसकी शादी के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। और वो बिटिया जो अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए बेंगलोर से आई थी, पिछले ही साल ब्याही गई थी, वह भी भगवान के पास चली गई। और तो और ये जो एयरपोर्ट पर अधिकारी हैं वे खुद भी बीमार हुए जी। उनके पिताजी भी नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पीड़ा, खौफ है, खौफ मतलब क्या स्थिति है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो पता ही नहीं होता है कि मेरे पापा के पास क्या था, किनके पास क्या था, कुछ है भी कि नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार के बच्चे को भी जानता हूँ जिनके पिता रोज ठीक ठाक कमाया करते थे, कमी नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन पैसा कहाँ ये किसी को पता नहीं है। यदि पैसा कहीं लगा भी रखा था, कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था, साथ में बैंक का लोन भी रहा होगा। जब पिताजी की मौत हुई तो बच्चों पर इतना आर्थिक दबाव पड़ा कि वो छोटी छोटी धनराशि मतलब 1000-5000 रुपए के लिए परेशान होने लगे। तो ये पीड़ा और ये खौफ शहर ने देखा है कि लोग जब यह लिखने लगे, देखिए जब लोग खुश होते हैं और लगता है कि हम स्वाभाविक मौत को प्राप्त हो सकते हैं, तो जो बहुत धार्मिक निष्ठा वाले लोग होते हैं वो राम नाम की पंजी तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ तो खौफ ऐसा था कि ये पता ही नहीं था कि हम बहुत भले चंगे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन परसों जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए लोगों ने चुपके चुपके वह डायरी तैयार करनी शुरू की जिसमें यह पता हो कि हमने ज्ञानेश्वर जी को इतना दे रखा है, हमने गरिमा को इतना दे रखा है, हमने फलां को इतना दे रखा है। क्योंकि जब हम चले जाएंगे तो लेने वाले तो खड़े हो जाएंगे, देने वाला खड़ा कोई नहीं होगा। और इसकी पीड़ा, इसकी त्रासदी सिर्फ और सिर्फ परिवार झेलता है। तो ये कहानियाँ हैं, कुछ और भी कहानियाँ आगे सुनाएंगे। बिल्कुल, कहानियाँ तो बहुत सारी होंगी। हम जितनी कहानियाँ जान पाए हैं वो हमने आप तक पहुँचाई है। आप समझ सकते हैं कि इन दिनों माहौल कैसा है। भले ही आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना का खौफ जो है वो बिल्कुल बरकरार है। और जिस तरह से अभी भी मामले आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपने बार बार कहा कि कल परसों ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, लोग वैक्सीनेट होने के बाद भी नहीं बच पा रहे हैं। तो जितनी भी सावधानियां हैं उनको बरतना बेहद ज़रूरी है। चाहे आप वैक्सीनेशन करवा चुके हों, अपना बिल्कुल फिट हो, फिर भी आप मास्क वगैरह पहनिए और सैनिटाइज करते रहिए, खुद को भीड़ भाड़ से दूर रखिए और तमाम सावधानियां बरतिए, क्योंकि अभी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन दिनों खुद का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए गरिमा, एक बात और आप अपने लोगों से कह दीजिए जी कि निगेटिव होने के बाद भी बहुत सजग रहना है। क्योंकि अब ऐसे मामले भी आ रहे हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव थे, निगेटिव हो गए, लेकिन उसके बाद कई तरीके की समस्याएं आ रही है।
हार्ट के जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लॉक कर जा रहे हैं, लिवर का हाँ प्रॉब्लम, क्लॉटिंग हो जा रहा है। ये तो इसलिए देखिए ये जो वायरस है ना, इसे समझ पाना, और हकीकत तो यही है कि जो मेडिकल साइंस है वह भी अब तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। इसीलिए कभी रेमडेसिविर को कहा जाता है काम करेगा, कभी कहा जाता है नहीं काम करेगा, कभी कहा जाता है आइवरमेक्टिन काम करेगा, कभी कहा जाता है नहीं काम करेगा, कभी कहा जाता है एससीक्यू काम करेगा, कभी कहता है नहीं काम करेगा। तो इसलिए किसी भी तरीके से अपने को बचाए रखना यह सबसे बड़ी ज़रूरत है, समय की मांग। बिल्कुल समय की मांग है कि आप अपने आप को हर तरफ से सेफ रखने की कोशिश करें। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।